नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल अप काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जो 1.5 नंबर में जो टॉपिक आने वाले थे वो तो ये होंगे आपके पास, और एक छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें क्या होता है कि एक एक नंबर के दो क्वेश्चन है, तो छोटे क्वेश्चन की बात भी करते हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं। तो उनकी देखना, पहली बात आपके पास क्या होता है, एक स्रोत होता है। क्या होता है ये, क्या सूर्य क्या एक स्रोत है। सूर्य क्या है आपके पास, यहाँ पर एक सूर्य, सूर्य क्या है एक स्रोत है आपके पास। सूर्य क्या है एक स्रोत है। तो आपके पास सूर्य हो गया, तो सूर्य क्या लेंगे, स्रोत। इसको क्या बोल सकते हैं बट, स्रोत। तो स्रोत को क्या ले सकते हैं बट, एस। तो सूर्य अपने पास एक स्रोत हो गया, जिसके क्या आपके पास स्रोत दो प्रकार के लेंगे बट, कला संबंध स्रोत। एक तो देखो क्या होता है कला, एक तो क्या लेंगे बच्चों, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत, एक कला असंबंध स्रोत, संबंध स्रोत। ठीक है बच्चों, दो जाएंगे। तो स्रोत दो प्रकार की, कला संबंध स्रोत, एक क्या होता है कला असंबंध स्रोत। बहुत बार इस कला संबंध स्रोत की परिभाषा पूछता है, इसकी पूछता है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखना है यहाँ पर। अब एक बात परिभाषा को देखना, प्रकाश स्रोत ये है। अब सूर्य से अपने पास क्या आएंगे, तरंगे। क्या हो, सूर्य क्या होता है, सूर्य। सूर्य से आने वाली ये क्या है, सूर्य स्रोत है। ये क्या हो गया, एक स्रोत है। स्रोत से आने वाली तरंगों के मध्य, स्रोत से आने वाली तरंगों के मध्य, तो ये आपके पास क्या होगी यहाँ पर, तरंगे। तो ये क्या होंगे आपके पास यहाँ पर, तरंगे। क्या है, तरंग। तो सूर्य से या स्रोत से आने वाली तरंगों के मध्य कलांतर, कलांतर कैसे व्यक्त करते हैं, फाई से। तो ये क्या होता है कलांतर। क्या होता है ये, कलांतर। तो कलांतर समय के साथ नियत हो, किसके साथ ही हो, कलांतर फाई है वो किसके साथ नियत हो, समय के साथ क्या हो, नियत हो। समझना, स्रोत से आने वाली तरंगों के मध्य, स्रोत से, ये क्या स्रोत है, या सूर्य हो गया, सूर्य से आने वाली किरणों के मध्य, स्रोत से आने वाली किरणों के मध्य या तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ। कलांतर किसके साथ, कलांतर फाई तो क्या हो गया, कलांतर किसके साथ, समय के साथ। प्लस का मतलब क्या, साथ। तो कलांतर समय के साथ नियत हो, क्या कहलाएगा, कला संबंध स्रोत कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अपन इसकी नेक्स्ट की परिभाषा कैसे लेंगे, सेम यही रहेगा। क्या होगा, देखो सेम यही भाषा रहेगी। स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों मध्य, प्रकाश तरंगों मध्य कलांतर समय के साथ, कलांतर समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पर नियत की जगह क्या जाएगा, परिवर्तित हो। क्या हो, परिवर्तित हो। तो क्या कहलाता है, कला असंबंध स्रोत कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इनकी परिभाषा याद रखना क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी। यदि कलांतर समय के साथ नियत हो तो क्या आएगा, कला संबंध स्रोत। यदि कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो तो क्या होगा, कला असंबंध स्रोत कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ध्यान रखना इसमें, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसमें देखना है यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, एक स्रोत है, ये क्या है, सूर्य हो गया। यहाँ से इसी की परिभाषा ले लो। तो यहाँ से क्या है, दो या दो से अधिक तरंगे, एक ले लिया, ये दो ले लिया, या दो या दो से अधिक तरंगे, दो या तो दो होगी या दो से अधिक भी हो सकती है। जब सूर्य से आने वाले दो या दो से अधिक तरंगे एक दिशा में, ध्यान रखना, सब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवर्ती, इनको को क्या बोलेंगे यहाँ पर, आवर्ती। सबकी आवर्ती क्या होगी, समान होगी, बराबर। सबकी आवर्ती क्या होगी, समान। जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवर्ती, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, आवर्ती। क्या बोलेंगे, आवर्ती। जिनकी आवर्ती समान हो, वह आयाम ए, आयाम ए वो भी क्या हो, समान हो, और एक ही दिशा में, किसी दिशा में, एक ही दिशा में संचरित हो तथा एक तरंग का निर्माण करे। इनसे मिलकर क्या बनेगी, एक बड़ी तरंग बनेगी। ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, समझने एक बार, जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवर्ती समान व आयाम समान हो तथा एक तरंग का निर्माण करे, तो एक ही दिशा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवर्ती की तथा समान आयाम की तरंगे एक ही दिशा में संचित हो, तो वह एक ही दिशा में संचित हो रही है। यहाँ पर देखो, एक ही दिशा चल रही, इस तरह चल रही है, एक ही दिशा में संचित हो तब एक नई तरंग का निर्माण करे। तो ये नई तरंग का निर्माण करिए, नहीं किया, एक तरंग नई तरंग का निर्माण करें, तब तीव्रता, तो आई क्या बोलते हैं, तीव्रता। तब कुछ जगह तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, कुछ जगह तीव्रता क्या होगी, मिनिमम। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोबारा समझना इस चीज को, जब स्रोत से आने वाले दो या दो से अधिक तरंगे समान आवर्ती क्या हो, समान हो, आयाम भी क्या हो, समान हो, एक ही दिशा में संचित हो, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। नई तरंग ये बन गई आपके पास, यहाँ पर नई तरंग का निर्माण होता है। तब तीव्रता कुछ जगह अधिकतम,
तो कुछ जगह तीव्रता अधिकतम और कुछ जगह तीव्रता मिनिमम होती है। तो इस प्रकार की घटना क्या बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब एक बात देखना, ये प्रकार दो प्रकार की होती हैं। क्या होती है, दो प्रकार की। क्या होती है, दो प्रकार की। तो एक बात देखना, दो प्रकार के, एक तो देखो नाम के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है। दो प्रकार की होती हैं आपके पास यहाँ पर। एक तो देखना, एक तो आपका समपोषी व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण, ध्यान रखना। समपोषी व्यतिकरण होता है, एक होता है विनाशी व्यतिकरण, ध्यान रखना इस चीज़ का, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। एक तो होता है समपोषी व्यतिकरण, एक क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो याद रखना, पहले समपोषी में देखो एक बार, पहले समपोषी में देखो, यदि तरंगे स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, समान, स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, समान, ध्यान रखना इस पर। यदि तरंगे समान कला में हो, यदि तरंगे समान कला में हो, क्या कहलाएगा, समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। यदि तरंगे यानी क्या होगा, समान कला में हो, क्या कहलाएंगी, समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। फिर यदि देखो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी, यदि तरंगे क्या हो, वी का मतलब विपरीत, यदि तरंगे विपरीत कला में हो, वी से क्या बन जाएगा, विपरीत। यदि तरंगे विपरीत कला में हो, बात समझिए, यदि तरंगे विपरीत कला में हो, क्या कहलाएगा, विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। तो इसका जो कलांतर का जो मान आएगा, इसका कलांतर का और इसका कला का मान तो देखना है यहाँ पर फाई आ गया, यहाँ पर कलांतर क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसको ध्यान रखना, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें। अब इसमें देखो यहाँ पर आपके पास स का मतलब क्या होता है, सम संख्या। स का मतलब क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 0 2 4 डॉट होता है आपके पास यहाँ पर 2n तक, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दो से मतलब कि दो संख्या मिनिमम होगी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है 1 3 5 2n + 1 होगा। विषम संख्या में एक जुड़ गया। अब एक बात देखो, इसमें कैसे विषम संख्या कैसे बनाई आपने, इसमें एक जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, बनेगा नहीं बनेगा। इसमें एक जोड़ दो, एक बन गया। इसमें एक जोड़ोगे 3 बन गया, इसमें एक जोड़ोगे कितना बन गया, 5 बन गया। इसी प्रकार 2n+ में कितना जोड़ दोगे, 1। तो विषम संख्या बन रही नहीं बन रही ना। अब एक बात देखो, यहाँ पर सभी की क्या लग जाएगा, यहाँ पर पाई, तो इसमें 0 तो है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाई, कलांतर के लिए क्या आएगा, पाई, ठीक है, पाई लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, पाई, और यहाँ पर क्या जाएगा, पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, पाई, और यहाँ पर भी क्या जाएगा, पुस्तक में पाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसका जो क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2015 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2017 के पेपर में। 2017 के पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रकाश को प्रकाश में मिलाएंगे, प्रकाश को प्रकाश में मिलाया जाता है तो अंधकार उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की घटना है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाया जाए तो किस अंधकार उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार की घटना है, व्यतिकरण की घटना। आंसर ये था इसका, ठीक है। अब एक बात रखना, ये जो यंग का द्विछिद्र प्रयोग है ये भी किस पर डिपेंड करते हैं, व्यतिकरण पर। तो ये किसकी घटना होती है, ये व्यतिकरण की घटना है। तो अब इसी व्यतिकरण घटना में ये पढ़ेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं यंग का द्विछिद्र प्रयोग, ध्यान रखना इसमें, यह टॉपिक भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है बच्चों। तो ये उससे पूछता है कि यंग का द्विछिद्र प्रयोग का प्रयोग लिखिए, ठीक है। तो चित्र पूछता है और इसका प्रयोग पूछता है, ठीक है। तो एक कभी ये भी पूछता है। अब सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, जो 10वें चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन वो इसी से आता है, और न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, ध्यान रखना इसमें, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात देखना इसमें, पहली बात थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो थ्योरी लिखने का तरीका देखो। यहाँ पर क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, एस, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, एस। तो एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना, एक स्रोत, एक रेखा छिद्र, इसको लिख कैसे लिखोगे, ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होगा, ये इसको लिख सकते हो आप एक छिद्र, एक एस एक रेखा छिद्र है, ऐसे क्या एक रेखा छिद्र है जिससे कुछ दूरी पर क्या है, एक गत्ता, क्या है ये, गत्ता। ध्यान रखना, थ्योरी कैसे लिखोगे कि एस एक रेखा छिद्र है तथा इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक गत्ता, जिस पर क्या है, दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, तथा इससे कुछ दूरी पर क्या होता है, पर्दा होता है, क्या होता है, पर्दा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी, बनावट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी बनावट। तो ये तो आपको लिखना है इसी में, बनावट में, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, इसकी कार्यविधि क्या होती है, यहाँ पर कार्यविधि देखो, कार्यविधि कैसे लिख सकते हैं इसको, कार्यविधि क्या होगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर एस से देखने का, यहाँ एस से जो चलने वाला जो प्रकाश होता है वो S1 व S2 रेखा चित्र से होकर गुजरता है। तब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो तरंगे होते हैं, स्रोत से आने वाले तरंगे होते हैं, वो क्या होते हैं, तरंगागर होते हैं। क्या होती है, तरंगागर, क्या होती है, तरंगागर। तो स्रोत एस से जो निकलने वाली तरंग होती है वो तरंगागर होती है। जो अब एक बात देखना यहाँ पर, यदि इसमें
सरंग सरंग मिले या गर्त गर्त, ध्यान रखना। सरंग सरंग तो क्या होगा यहाँ पर, जो काले बिंदु क्या बोलेंगे यहाँ पर, सरंग सरंग बोलेंगे। और गर्त क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो होल है ना, होल है, उनको क्या बोलेंगे, गर्त। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जब सरंग सरंग मिलती है, ध्यान रखना इसमें थ्योरी में कैसे लिखोगे, थ्योरी में लिखना कि स्रोत ऐसे एक वनी प्रकाश स्रोत ऐसे निकलने वाली जो तरंगे होती है वो तरंगागर होती हैं, तथा इनमें सरंग सरंग, इसमें क्या होते हैं, सरंग और सरंग। यदि सरंग और सरंग मिले, ध्यान रखना, सरंग और सरंग मिले, सरंग सरंग मिले या गर्त गर्त मिले, गर्त और गर्त मिले, तब तो क्या होगा, फिंज आपको चमकीली दिखाई देगी। सरंग सरंग मतलब क्या होता है, जब यदि आपको डॉट डॉट मिलेगा, या फिर देखो डॉट, यदि ये ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक के साथ मिलेगी तो क्या होगा, सरंग सरंग। यदि आपको डॉट वाली डॉट लाइन से मिल कटेगी तो क्या बनेगा, गर्त गर्त। तब तो आपके पास क्या दिखाई देगा, चमकीली। क्या आएगा, चमकीली, चमकीली, चमकीली दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। अब यदि आपको सरंग और गर्त हो, सरंग और गर्त हो, सरंग और गर्त हो, तब क्या होगा, काली दिखाई देगा। तो ये है इसकी कार्यविधि। ठीक है बच्चों, बस इतना लिखना है आपको। और यहाँ पर क्या होता है, ये बी का मतलब क्या होगा, या ब्राइट। ठीक है, और जी का मतलब ये डी से क्या होगा, डार्क। ठीक है बच्चों, मतलब कि काली। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं अपन यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से मई बनी फिंजों की चौड़ाई। ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, ये कंफर्म आ सकता है जहाँ तक, और इसे आएगा नहीं तो इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा। एक आएगा कंफर्म, या टॉपिक या फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखो, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनी फिंजों की फिंज चौड़ाई बीटा। ठीक है, तो एक बात देखने आते, थ्योरी कैसे लिखोगी इसमें, थ्योरी कैसे लिखोगी, माना दो रेखा चित्र S1 व S2, माना दो रेखा चित्र S1 व S2 जिनके मध्य दूरी क्या है, स्मॉल डी। दो रेखा चित्र S1 व S2 जिनके मध्य दूरी क्या है, स्मॉल डी, तथा इससे कुछ दूरी पर, तथा इससे d दूरी पर क्या है, पर्दा, जिस पर क्या करते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे यहाँ पर, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करेंगे इस बिंदु P पर। ठीक है बच्चों, ये इतना हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखोगे, देखो एक बार इसमें, अब एक बार देखो, जो ये तरंग होंगी, एक बार ध्यान रखना यहाँ पर, जो ये S1 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग और S2 से पहुंचने वाली तरंग को मध्य क्या होगा, पथांतर। क्या होगा, पथांतर। तो तरंग ये क्या होंगी आपके पास, ये तरंग होगी S1 तरंग, एक क्या होगी, S2 तरंग। तो तरंगों के मध्य पथांतर। तो एक बात देखो, O' से Y दूरी पर, O' से Y दूरी को बिंदु क्या है, P, जिस पर क्या प्राप्त करेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। तो थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है, बस इतना लिखना है कि S1 व S2 की मध्य दूरी क्या है, स्मॉल डी, तथा इससे पर्दा है। ठीक है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा O' से Y दूरी को बिंदु क्या है, P, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करेंगे, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर लिखोगे तरंगों के मध्य पथांतर। तो एक बात देखना है, यहाँ से कोई तरंग यहाँ तक पहुँचेगी, और यहाँ से तरंग, तो बड़ी लाइन तो कौन सी होगी आपके पास, ये होगी पीछे वाली। भाई S2 से जो जाने वाली लाइन है वो बड़ी हो गई, और ये S1 से जाने वाली लाइन क्या होगी, छोटी होगी। बात तो यही है ना, क्योंकि यहाँ से तो जल्दी पहुँचेगा प्रकाश, यहाँ से देरी से पहुँचेगा, लेकिन कितना देरी से पहुँचेगा, कितना अंतर होगा। तो इसका नाम देखो क्या पड़ा है यहाँ पर, पथांतर। तो पथांतर का नाम कैसे पड़ता है पता है आपको, पथांतर का नाम पड़ता है पथ प्लस अंतर, पथ का अंतर। ध्यान रखना, तो पथ का मतलब कि रास्ते का अंतर, कितना अंतर है कि कितनी देर पहले पहुंच रही है, कितनी देर बाद में पहुंच रही है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ से क्या होता है, लंब डालते हैं S1 से यहाँ पर, तो ये लंब डाल देंगे, तो लंब से क्या होगा, 90 बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो एक बात देखना, यहाँ पर जो ये अंतर है, ये पथ, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर पथांतर होगा। क्या होगा आपके पास यहाँ पर, पथांतर। तो तरंगों के मध्य पथांतर क्या होगा, डेल एक्स क्या होगा, S2A। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखना, आपके पास दो त्रिभुज लेंगे, आपके पास क्या लेंगे, दो त्रिभुज। पहला जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे आपके पास, देखना एक बार, S1 S2A। पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज S1 S2A में। दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे आपके पास O'P। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, दोनों त्रिभुज ले लेंगे अपने यहाँ पर, मतलब कि एक तो ये त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज ये लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना आपको। अब एक बात देखो, यहाँ पर आपके पास एक तो इसमें क्या लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि अब एक बात देखते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा लिया, यहाँ पर टेन थीटा लिया, क्योंकि जो वैल्यू प्राप्त होती है ना अपने, उनसे ये इक्वेशन नहीं प्राप्त होगा अपने को, ये बात ये। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, साइन थीटा, इसमें लेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो इसमें देखो, इस त्रिभुज में लेंगे साइन थीटा और इसमें क्या लेंगे, टेन थीटा। ठीक है, तो एक बात देखना है, यहाँ पर आपके पास जो एक होता है LAL/KA,
तो साइन कोस टेन, तो एक तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या लेंगे यहाँ पर आप लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आएगा। तो आपके पास देखो इसके जो सामने बुझाओगी, अब एक बार देखें यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक बार देखो लंब क्या हो जाएगा पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब, क्या हो जाएगा लंब, तो आपके पास ये तो क्या हो जाएगा लंब, और आपके पास जो ये है कर्ण, आपके पास कर्ण कौन सा जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो ये तो आपके पास S1, एक बार देखना यहाँ S2A, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब, और दूसरी बात यहाँ से जो ये S1 S2 है ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये तो लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आएगा, तो डेल x बटा क्या हो जाएगा डी, डेल x बटा क्या हो जाएगा डी, तो इक्वेशन नंबर क्या आएगा फर्स्ट। सेकेंड बात ओ डैश पी मिलेंगे, तो ओ पी डैश, तो एक बार देखना इसमें जो ये कौन, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है आपके पास यहाँ पर लंब, क्या होगी लंब, तो देखना यहाँ पर आपके पास टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर, ये तो लंब हो गया, और आधार क्या हो जाएगा, आधार आपके पास क्या हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होगी यहाँ पर लंब होती है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से बनता है क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री वाले से लंब होगी, ठीक है। तो एक बात देखने यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल ओ डैश और पी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया लंब आ गया, और आधार क्या हो जाएगा ओ डैश, ओ और ओ डैश, ये क्या हो जाएगा पास यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो आपके पास देखो इसका जो मान हो जाएगा, तो ये क्या है आपके पास ओ डैश पी क्या है आपके पास यहाँ पर वाई है, और जो ओ से ओ डैश की दूरी है वो क्या है डी है, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, तो समीकरण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब एक बात देखना यहाँ पर जो ये साइन थीटा वाला ये जो कोण है यहाँ पर, एक बार देखना यहाँ पर थीटा कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है थीटा कोण, ये अल्प कोण होगा, ठीक है, थीटा सामने भुजा वाली कोण है लंब, ठीक है, थीटा सामने वाली भुजा कौन सी लंब, यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पर क्या बनेगा थीटा कोण, तो थीटा कोण यहाँ पर क्या होगा ये बहुत अल्प कोण होता है, और इसी प्रकार यहाँ पर ये भी क्या होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं अल्प कोण होते हैं, तो अल्प कोण का मतलब क्या होता है साइन थीटा नेल अबाउट टेन थीटा इज नेल अबाउट थीटा, ठीक है, तो दोनों को अपन थीटा मानेंगे, तो इसको मैंने थीटा मान लिया और इसको भी क्या मान लिया थीटा मान लिया, तब थीटा थीटा दोनों क्या होंगे बराबर रख सकते हैं अपन, तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर रख लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, दोनों को बराबर रख सकता हूँ। अब मेरे को वाई वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कितनी दूरी पर ओ डैश से कितनी दूरी पर बनेगा, ये याद करना पड़ेगा, मैंने क्या याद करना होता है कि ओ डैश से बिंदु पी पर बनेगा तो कितनी दूरी पर बन रहा है वाई, तो अपने को दूरी चाहिए यहाँ पर, तो वाई का मान क्या आ जाएगा वाई डी का यहाँ पर गुण हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल डेल एक्स अपॉन डी इंटू कैपिटल डी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करेंगे चमकीली फिंजों की फिंज चौड़ाई, पहले चमकीली याद करेंगे, चमकीली फिंजों की फिंज चौड़ाई तो बीटा दीप्त बोलेंगे, और काली फिंजों की फिंज चौड़ाई उसको बोलेंगे बीटा अदीप्त बोलेंगे, अदीप्त बोलते हैं, ठीक है बच्चों अदीप्त, इसको बोलेंगे दीप्त, चसने वाले को दीप्त और न चसने वाले को अदीप्त, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले पथांतर, पहले इसमें क्या है पथांतर, जब चमकीली फिंज होगी तो उनकी वजह पथांतर होगा, तो डेल एक्स बराबर क्या होगा एन लेमडा, डेल एक्स बराबर क्या होगा एन लेमडा, और इसमें जो काली फिंज में होगा वो क्या होगा डेल एक्स बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2, ठीक है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दी मैंने, पहले इसको बता दें, ठीक है इक्वेशन नंबर 4। अब एक बात देखो, एक तो एन के लिए लूँ और एक कह लो n+1v फिंज की ओ डैश से दूरी, मतलब कि एक तो देखो ओ डैश से इससे दूरी ज्ञात करेंगे यहाँ पर बिंदु पी तक की ना, ये दूरी ज्ञात करनी अपने यहाँ पर, ठीक है, तो इनका अंतर निकाला जाएगा यहाँ पर, एक तो किसके लिए निकालेंगे एन के लिए, किसके लिए n+1 के लिए, तो क्या होगा एन व n+1v फिंज की ओ डैश से दूरी, n व n+1v फिंज की ओ डैश से दूरी, तो इनकी दूरी क्या होगी यहाँ पर n की और n+1 की दूरी ओ डैश से दूरी ज्ञात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा पहले yn, पहले क्या होगा yn, तो आपका यहाँ पर ये मान है ना वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे n लेमडा, क्या आ जाएगा n लेमडा, तो इस का मान यहाँ पर रखेंगे डेल एक्स का, तो क्या आ जाएगा n लेमडा इंटू डी बटे डी, तो n लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो देखना वाई एन बराबर, तो एन की जगह एन है लेमडा डी को ये मान यहाँ पर अप्लाई किया, तो क्या होगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार यदि मैं इस एन की जगह n+1 रख दूँ, तो एन की जगह रख दिया मैंने n+1, तो n+1 लेमडा डी अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 6। अब एक बात देखना, फिंज चौड़ाई बीटा दीप्त ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है अपने को, तो क्या होगा बीटा दीप्त बराबर क्या होता है yn+1 माइनस yn, मतलब कि इसमें से अपन किसको घटा देंगे इसको, तो yn+1 माइनस yn, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास बीटा दीप्त बराबर, तो एक बार देखना यहाँ पर इसको इसमें से घटा दें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, माइनस आ गया घटाने वाले का माइनस आ गया, और इसका मान यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, एक बार देखो इसका मैंने गुणन अंदर कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर
एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, एन लेमडा डी अपॉन कैपिटल सॉरी स्मॉल डी प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो एक इससे इंटू होगा तो क्या होगा, लेमडा डी अपॉन डी माइनस माइनस आ गया, एन लेमडा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बीटा दीप्त बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, 7 नंबर। ठीक है, तो ये तो किसी की चमकीली फिंजों की फिन चौड़ाई बीटा दीप्त। ठीक है, इसी प्रकार काली फिंजों की फिन चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर। अब एक बात देखना, वही बात प्रोसेस रहेगी, ये डेल एक्स का मान क्या पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे क्या होगा, वाई। ठीक है, तो वाई बराबर इक्वेशन नंबर 3 से देखना, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर भी, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर भी है, सेम प्रोसेस। तो डेल एक्स बराबर क्या रखेंगे, तो 2n + 1 लेमडा बाई 2 यहाँ पर रख देंगे, तो यही तो बनेगा आपके पास पहला समीकरण, ध्यान रखना वही बनेगा, जो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे ना वही समीकरण बनेगा, और इसकी भी ध्यान रखना, जो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो यही समीकरण बनेगा इसका भी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2n + 1 लेमडा डी अपॉन 2d। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 9 नंबर, सॉरी हाँ 9 नंबर, 8 तो ये हो गया, 9 नंबर हो जाएगा। तो देखो y n + 1 मतलब कि इस n की जगह क्या रखना है, n + 1 रखना है, तो n प्लस देखो 2 आ गया, 2 आ गया, n की जगह रखना है n + 1 और लेमडा डी बटे 2d, इक्वेशन नंबर 10। वही बात रहेगी यहाँ पर फिर दीप्त के लिए है, ये किसके लिए आ जाएगा, अदीप्त के लिए, तो बीटा अदीप्त इज इक्वल y n + 1 माइनस y a n। ठीक है, तो इसका रखेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे यहाँ पर, तो देखो कोष्टक 2 कोष्टक n + 1 कोष्टक लेमडा डी अपॉन 2d माइनस 2n + 1 कोष्टक लेमडा डी अपॉन 2d। ठीक है, अब एक बात देखना यहाँ पर, लेमडा डी यहाँ पर भी है 2d बटे लेमडा डी बटा 2d यहाँ पर भी है, लेमडा डी बटे 2d यहाँ पर भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा दोनों जगह, तो मैंने एक तो यहाँ पर ले लिया, ऐसे कैसे लिख दिया, और इसका कॉमन ले लिया यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का सेंट होगा तो क्या होगा, 2n - 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं अंदर गुणा करूँगा, क्या होगा 2n + 2 + 1 माइनस 2n - 1। ठीक है, तो एक से तो एक कैंसिल होगा, 2n से 2n कैंसिल होगा, तो आपके पास 2 आएगा, 2 आ गया, और लेमडा डी अपॉन 2d आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बीटा अदीप्त इज इक्वल लेमडा डी अपॉन क्या होगा, स्मॉल डी आता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आपका ध्यान रखना का, ये माना जाएगा आपके पास। इसका क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि जो ये इक्वेशन है ये दोनों क्या होती है, यहाँ पर बराबर आती हैं, तो आपके पास बहुत बार ऐसे भी सिद्ध करा लेता है कि बीटा दीप्त व बीटा बी डैश को सिद्ध करो, यंग द्विच्छिद्र रेखा प्रयोग से बीटा बराबर बी डैश को सिद्ध करो, तो बीटा बी डैश का मतलब क्या होता है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो मतलब इसका मान क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना, और इस टॉपिक पर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है बच्चों।